साउंड हेल्थ का होना चाहिए। Dr. Sameer V. Kamath, Secretary, DDR&D and Chairman, DRDO, Dr. C.P. Ramnarayan, Vice Chancellor of DIAT, esteemed faculty members and scholars, passing out students, अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, ये देवियों व सज्जनों, आज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज के 12th कन्वोकेशन का पार्ट बनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं इस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होने वाले आप सभी लोगों को ढेर सारी अपनी बधाइयाँ देता हूँ और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। साथियों में देख रहा था कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट से लेकर अब तक इस इंस्टीट्यूट ने कई सेक्टर्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। इसके लिए इंस्टीट्यूशन की मैं तहे दिल सराहना करता हूँ। और आज जब मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ तो मैं आप लोगों में देश का प्रेजेंट तो देख ही रहा हूँ, साथ ही आप लोगों में मैं देश का फ्यूचर भी देख रहा हूँ। इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यह एक अच्छा ओकेजन है और आप लोगों से इस बारे में संवाद करने का कि दुनिया कैसे तेजी के साथ बदल रही है। नेशंस के बीच पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वेशंस तेजी से बदल रहे हैं, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी तेजी से चेंजेस भी आ रहे हैं और इनके पैरेलल ही वारफेयर में भी बदलाव तेजी के साथ हो रहा है। वैसे तो आप सभी इस बात से परिचित हैं कि डिफेंस सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजीज की इम्पॉर्टेंस बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स पर आप सबके सामने में रखना चाहूँगा और आपसे बात करना चाहूँगा। साथियों, पिछले कुछ डिकेड्स में हमने देखा है कि पूरी दुनिया में जितनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं उससे कहीं अधिक तेजी से वारफेयर के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। ट्रेडिशनल वार से खतरे तो हमारे सामने हैं ही, साथ ही उनसे आगे बढ़ते हुए अब बिल्कुल नए प्रकार के डेंजर्स हमारे सामने मंडराने लगे हैं। आज दुनिया में वाटर, लैंड और एयर के साथ साथ साइबर और स्पेस से जुड़े खतरे हम सबके सामने आ रहे हैं। नॉन काइनेटिक अथवा कॉन्टैक्टलेस वारफेयर जैसे कंसेप्ट ने डिफेंस सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी की नेसेसिटी को पहले से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दिया है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर हमारी एडवर्सरीज के पास हमसे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं तो आने वाले समय में यह हमारे लिए परेशानी का सबक बन सकता है। इसलिए हमें बदलते परिवेश के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ भी तेजी से बढ़ना ही होगा। मैं डिफेंस सेक्टर को एक स्थिर झील यानी लेक की तरह नहीं बल्कि एक बहती हुई रिवर की तरह मैं देखता हूँ। जिस प्रकार एक रिवर अपने सामने आए तमाम हर्डल्स को पार करते हुए आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही हमें अपने सामने आए चैलेंजेस से पार पाते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना ही होगा। और अगर चैलेंजेज हैं तो सलूशन भी हैं, इस सच्चाई को भी हम समझते हैं। साथियों, अगर डिफ़िकल्टीज हमारे सामने आ रही हैं तो उन डिफ़िकल्टीज में अपॉर्चुनिटीज भी शामिल हैं। आवश्यकता है तो बस उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने की। ऐसे में हमारे इंस्टीट्यूशन पर भी यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह एडवांस टेक्नोलॉजी में रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ में तेजी लाएं तथा इस दिशा में अपने इफ़र्ट्स और अधिक बढ़ाएं, जिससे भारत किसी भी एडवर्स सिचुएशन से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो सके। साथियों, जब यहाँ पर डायट के प्रोफेसर्स, ग्रेजुएट्स तथा अन्य रिसर्च स्कॉलर्स उपस्थित हैं तो मैं आपके सामने डायट की स्थापना को लेकर भी कुछ बातें रखना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च कितना आवश्यक है। बिना कटिंग एज रिसर्च के हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर
किसी भी सूरत में नहीं चल सकते। इसलिए हमने शुरुआत से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को विशेष महत्व दिया है। साथियों, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर यदि गौर करें तो आप पाएंगे कि हमारे पास डिफेंस सेक्टर में रिसर्च के लिए जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इस समय वह DRDO है। आज DRDO की लगभग 50 से अधिक लैब्स देश के डिफरेंट पार्ट में इस्टेब्लिश्ड है। कोई लैब एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है, तो कोई आर्मामेंट्स के क्षेत्र में, तो वहीं कोई मिसाइल और रडार के क्षेत्र में भी रिसर्च कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि सारे लैब्स किसी न किसी स्पेसिफिक सेक्टर में यह रिसर्च कर रहा है और उनका रिसर्च आमतौर पर फोकस्ड, सेक्टर स्पेसिफिक और प्रायः इंक्रीमेंटल होता है। अंडर द एबल एंड कमिटेड लीडरशिप ऑफ डॉक्टर समीर कामत, DRDO, Chairman DRDO is doing an exceptionally good job in the domain of defense research and development, and our DRDO students are second best to none, and the whole country is proud of DRDO. साथियों, इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास एकेडमिया है, ISC, IITs, यूनिवर्सिटीज़ आदि भी हैं जो रिसर्च के क्षेत्र में लीडिंग पोजीशन पर है। लेकिन IITs या अदर एकेडमिया पर यदि जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि उनका रिसर्च का कंसेप्ट और स्कोप बहुत ही ब्रॉड है। वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर नैरोली फोकस्ड रिसर्च नहीं करते, बल्कि वे डिफेंस, इकोनॉमी, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न सेक्टर्स में रिसर्च वर्क करते हैं। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। DRDO के लैब्स स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो वहीं एकेडमिया मल्टी सेक्टोरल और ब्रॉड बेस्ड रिसर्च भी कर रही हैं। इन सबके बावजूद अगर डायट एग्जिस्टेंस में आया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की हमारी रिक्वायरमेंट थी जो ब्रॉड बेस्ड एकेडमिया और फोकस्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में काम कर सके, इसीलिए डायट एग्जिस्टेंस में आया, जो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करते हुए भी डिफेंस सेक्टर के लिए टारगेटेड R&D कर सके। देश के डिफेंस रिसर्च से जुड़े अपने प्रयासों में पंख लगाना चाहता था। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ डायट की इस्टेब्लिशमेंट की ओर आगे बढ़ा। साथियों, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के समय से ही डायट ने देश की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। हाँ, इस संबंध में और तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे आसपास की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हमें भी उसी के अनुसार बदलना ही होगा और मुझे विश्वास है कि डायट उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में पूरी तरह से कामयाब होगा और जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। साथियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक और एस्पेक्ट पर मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। वह यह कि हमें डिफेंस सेक्टर में ऐसे इनोवेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है जो डिफेंस के लिए तो यूज़फुल हों ही, साथ ही सिविल सेक्टर के लिए भी वह उतने ही यूज़फुल हों। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि हम जानते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी और डिफेंस रिसर्च के बीच एक गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। इसे एक दो एग्जाम्पल से देखते हैं। हम सब जानते हैं कि आज जो नेविगेशन सिस्टम हम सबके मोबाइल में है, जिसे आप सब GPS के नाम से भी अच्छी तरह जानते हैं, उस नेविगेशन सिस्टम की शुरुआत डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए की गई थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि यह सिस्टम सिविलियन लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। हम एक क्लिक से सैटेलाइट इमेजेस देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हमें जाना होता है तो हम तुरंत गूगल मैप्स ऑन करते हैं, डेस्टिनेशन एंटर करते हैं
और हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा आज हम प्लास्टिक सर्जरी का जो मॉडर्न स्वरूप देख रहे हैं, यह भी डिफेंस सेक्टर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर देखते हैं कि वार के दौरान कई बार हमारे बहादुर सैनिकों को ज़्यादा चोट लग जाती है और उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डैमेज भी हो जाते हैं। इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी किसी वरदान से यह कम नहीं है। आज प्लास्टिक सर्जरी से मेडिकल सेक्टर में जो रिवॉल्यूशन आया है, उससे सिविलियंस को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और इससे हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। साथियों, इसी प्रकार के अनेक एग्जाम्पल्स हैं, अनेक टेक्नोलॉजी हैं जिनको इंट्रोड्यूस तो डिफेंस सेक्टर के लिए किया गया था, लेकिन आज वो सिविल सेक्टर में भी अच्छा इम्पैक्ट डाल रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि फ्रंटियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जितनी अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, शायद प्राइवेट सेक्टर न कर पाएँ, क्योंकि उसकी अनेक लिमिटेशंस भी हैं। पहली तो यही कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के रिसर्च में सक्सेस की अपेक्षा फेल्योर काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे तो किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यह बात लागू होती है, पर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में तो यह बात और अधिक लागू होती है। और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सक्सेस भी मिल गई तो आने वाले समय में उसका कमर्शियलाइजेशन किस प्रकार हो पाएगा, प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस मॉडल कैसा होगा, मार्केट में कैसा रिस्पांस होगा, उसके पेटेंट राइट्स या ओनरशिप किसके पास होंगी, यह आदि ऐसे अनेक इश्यूज हैं जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। इनके बारे में कुछ फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर इस ओर आगे बढ़े यह आवश्यक नहीं है। इस कारण पब्लिकली फंडेड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोल और भी अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो डिफेंस के साथ साथ सिविल सेक्टर के लिए भी यह यूजफुल साबित है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में इन सब के बाद मैं आपका ध्यान एक और कंपोनेंट की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें पूरे डिफेंस सेक्टर का चेहरा बदलना है, और वह कंपोनेंट है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का अर्थ बहुत ही व्यापक है और हमारे लिए सेल्फ रिलायंस का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया की बाकी कंट्रीज से अलग थलग रहे हैं। आज जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो ये पॉसिबल भी नहीं है। हमारे लिए सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव यह है कि हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति तथा आवश्यक इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद की कैपेसिटी से तो करें ही करें, साथ ही हम दूसरों को एक्सपोर्ट करने में भी हम कैपेबल हों। यह है इसका मतलब। साथियों, भारत जैसा विशाल देश किसी भी इंपॉर्टेंट सेक्टर में इंपोर्ट पर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। यदि हम डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ इंपोर्ट करेंगे तो यह डिफेंस सेक्टर में हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट बनाएगा ही, और यह डिपेंडेंसी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी बाधक होगी ही होगी। और बिना सेल्फ रिलायंस के हम ग्लोबल इश्यूज पर अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार इंडिपेंडेंट डिसीजन भी नहीं ले सकते। इसके साथ ही हम दूसरे देशों से जितना ज़्यादा इक्विपमेंट इंपोर्ट करेंगे वो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड पर भी उतना ही एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा, और यह हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि हम नेट इंपोर्टर की बजाय नेट एक्सपोर्टर हुए तो इससे न सिर्फ हमारी इकॉनमी मजबूत होगी बल्कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। साथियों, कहते हैं कि किसी भी चीज़ की काबिलियत तभी परखी जाती है जब हमें यह पता चले कि उसे खरीद कौन रहा है। अगर आप कुछ बनाएं और आपके घर वाले ही उसे खरीद लें तो इसमें कोई खास बात नहीं है। वो लोग तो आपके परिवार के सदस्य हैं, वो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन अगर आप अपनी बनाई चीज़ को मार्केट में बेच पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया है। भारत में बनाए गए डिफेंस इक्विपमेंट पर भी यही बात पूरी तरह से लागू होती है, और आज भारत
जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है उसे कितना एक्सपोर्ट कर पाता है, यही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होगा। एक हद तक हम टेस्ट में सफल भी हो रहे हैं। आज हम अनेक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारा एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा है। बाहर के देश हमारे डिफेंस इक्विपमेंट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हमें इस गति को और तेज करने की आवश्यकता है। जहां तक हमारी जानकारी है, 2014 में जहां पर केवल हमारा एक्सपोर्ट 900 करोड़ का होता था, आज हम मोर देन 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह है हमारा ताकत। The steadfast commitment of our government towards self-reliance is seen in the promulgation of 4 positive indigenization lists for armed forces, under which 411 systems, equipment, etc. are covered. Similarly, we have just promulgated a 4th positive indigenization list for DPSUs, taking the number of import embargo items to 4,666. साथियों, आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम इनोवेशन पर भी जोर दे रहे हैं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ, सेल्फ रिलायंस के साथ साथ हम इनोवेशन पर भी जोर दे रहे हैं। और भारत आज स्टार्टअप का दूसरा सबसे बड़ा हब है, जिसका मतलब यह है कि हमारे देश में इनोवेशन अधिक हो रहे हैं। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है और डिफेंस सेक्टर में भी इनोवेटिव आइडिया हमें लगातार मिल भी रहे हैं। साथियों, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के पिछले 7 एडिशंस में 6,000 से अधिक एप्लीकेशंस का आना यह बताता है कि भारत के स्टार्टअप्स डिफेंस सेक्टर के इंडिजिनाइजेशन में बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अपने सारे ऐसे स्टार्टअप्स को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पेटेंट फाइल किए जा रहे हैं, जो इंडिजिनस डिफेंस सेक्टर की इनोवेटिव प्रोग्रेस का एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। साथियों, सरकार द्वारा उठाए गए इन स्टेप्स का ही नतीजा है कि आज भारत राइफल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल्स और लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर तक का निर्माण अपने देश में ही कर रहा है। यानी हर छोटी बड़ी टेक्नोलॉजी में हम सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में भारत ने एक स्वप्न देखा है और वह स्वप्न है 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया का स्वप्न। 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया। इकोनॉमी की साइज का जहां तक सवाल है, आप सभी जानते हैं कि 2014 में जहां पर इकोनॉमी के साइज के मामले में हम 10th पोजीशन पर खड़े थे, 10वें स्थान पर खड़े थे, आज हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आकर खड़े हो गए। बड़े बड़े माने जाने इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट अब ये कहने लगे हैं, इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में खड़ा हो जाए। और मैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि यदि ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे, 2047 आते आते इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है, भारत वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बन गया। और मैं ये मानता हूं कि हमारा ये ड्रीम तभी पूरा हो पाएगा जब हम सब अपनी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन करें। साथियों, इस इंस्टीट्यूशन ने आपको जो कुछ भी सिखाया है और उसके आधार पर आप जो कुछ भी करेंगे, वह काम बाहर की दुनिया में जाकर आपकी और इस इंस्टीट्यूशन की आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। आप सबने रामायण न पूरी पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं समझता हूं जरूर पढ़ी होगी।
नहीं पढ़ी होगी तो सुनी होगी, यदि नहीं भी सुनी होगी तो कम से कम देखी होगी। जब हनुमान जी लंका में माता सीता को ढूंढने निकले थे और अशोक वाटिका में जब माता सीता ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा तो हनुमान जी ने यह नहीं बताया कि वह बेहद शक्तिशाली है। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया है, उन्होंने बचपन में सूर्य तक को भी निगल लिया था, यह नहीं बताया। हनुमान जी ने तो माता सीता से विनम्रता पूर्वक यह बोला, राम दूतमय मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी की पहचान उनके इंस्टीट्यूशन स्वरूप भगवान राम के पहचान से थी। उन्होंने कहा हमारी पहचान इन सब सारी चीजों से नहीं है कि हमने सूर्य को भी निगल दिया था, हमारी नहीं है कि हमने कई राक्षसों का वध किया, यह हमारी आइडेंटिटी नहीं है, यह हमारी पहचान नहीं है। हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान जो है वो भगवान राम के पहचान में ही मिली हुई है। हमारी पहचान भगवान राम के कारण है, यह हनुमान जी ने कहा था। महाभारत में भी अर्जुन से जब उनका परिचय पूछा जाता है तो वह स्वयं को द्रोण शिष्य अर्जुन कहते थे। द्रोण शिष्य अर्जुन, अपना परिचय अर्जुन देकर नहीं बताते, मैं द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन हूं, द्रोण शिष्य अर्जुन। कहना मैं क्या चाहता हूं? कहना मैं ये चाहता हूं कि आप अपने इंस्टीट्यूशन के नाम से, यानी डायट के नाम से बाहर पहचाने जाएंगे। और इसके साथ यह भी उतना ही सही है कि यह इंस्टीट्यूशन भी आपके ही वर्क से, आपके कामकाज से दुनिया में जाना जाएगा। आने वाले समय में आप लोगों के वर्क्स, आप लोगों के काम इस इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करेंगे। इसलिए आपके सोल्जर्स पर यह दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने साथ साथ अपने इंस्टीट्यूशन और नेशन का नाम ऊंचा करें। मैं चाहूँगा जिस ज्ञान को लेकर आप यहाँ से जा रहे हैं, इसकी ज्योति समस्त समाज में फैलनी चाहिए, सारी दुनिया में फैलनी चाहिए। और आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वह इसी सोसाइटी द्वारा दिए गए रिसोर्सेज से ही संभव हो पाया है। इसलिए नेशन और सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि डायट और आप सब जिस प्रकार से आज तक के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, आगे भी इसे जारी रखेंगे, मेरा पक्का भरोसा है। और आप सभी आज जिस स्थान पर हैं वहाँ तक आपको पहुँचाने में आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउसेस, आपके डिपार्टमेंट बॉसेस, कोलीग्स और सबऑर्डिनेट्स आदि कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, इसे भी न भूलें। और मैं आपके माध्यम से उन सबको भी कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। And I will take this opportunity to especially congratulate student officers from friendly foreign countries, and I'm sure that your presence would have enriched the learning environment in DIAD, and I hope that you are enriched by your stay here, and my best wishes for the well-being of your families and countries. अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आप इसी प्रकार डिफेंस सेक्टर के चैलेंजेस के इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए काम करते रहेंगे और अपने एफर्ट से देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आप मजबूत बनाएंगे। इन्हीं सपनों के साथ पुनः मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।